नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी एक सीरीज चल रही है आपकी पटवारी विशेष परीक्षाओं के लिए, है ना। जो आपकी परीक्षा आगामी है, कुछ उसमें और परीक्षाएं शामिल हैं, सभी में एमपीजी के आपसे बहुत महत्वपूर्ण तौर पर पूछा जाता है। उस हेतु हमने कुछ प्रयास किया है आपके लिए कि बहुत अच्छा अपडेटेड और कुछ नया कंटेंट लाएं, है ना। तो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको कुछ कवर कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने जो कवर किया था वो किया था आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। उसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उन प्रश्नों की यदि प्रवृत्ति की बात करें तो वो प्रश्न थोड़ा सा सरल थे, बीच बीच में कुछ कठिन प्रश्न भी थे। हालांकि उन प्रश्नों को सॉल्व करते करते ही हमने लगभग पूरा पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का एक जो सामान्य परिचय हो सकता है कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, क्या उसकी उत्तरतम, क्या उसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई, ऐसी कुछ जो सामान्य से फैक्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा, जो आप देख पा रहे होंगे इसमें आपके थंबनेल पर, लेवल 2 मतलब थोड़ा सा कठिन प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। यदि आप इन 100 प्रश्नों को लगा लेते हैं या सुन लेते हैं ध्यान से, क्योंकि मैं चीजें बार बार रिपीट करता हूं, इसलिए क्या जरूरी है, सुनना जरूरी है ध्यान से। तो आप यदि ध्यान से सुनते हैं तो सुनते सुनते ही आपको ये टॉपिक, इसके साथ साथ एक सामान्य जानकारी के मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ है, क्या इसकी स्थिति है, ऐसे सारे तथ्य आपको अपने आप ही याद हो जाते हैं। राजकीय प्रतीक वगैरह भी प्रश्न आपसे आते हैं, तो वो संबंध में प्रश्न आपसे कहीं नहीं छूटेंगे। तो सरलतम से कठिनतम की ओर हमको चलना चाहिए, ऐसा मेरा ध्येय रहता है कि जो विद्यार्थी नए होते हैं, कुछ शुरू करते हैं, थोड़ा कठिनाई होती है, तो सरल से कठिन की ओर चलें, तो जो कमजोर विद्यार्थी हैं वह भी आपका ठीक स्थिति पर पहुंच जाते हैं, और जो अच्छे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले से ही बहुत मेहनत कर रखी है उनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं लेते हैं आपका ज्यादा। आज हमारा ये सेशन 2 है, किस संबंध में, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में। कुछ और जानकारी दे दूं तो आपकी फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस और बायो की क्लासेस भी चल रही हैं हमारे चैनल पर। आपको यदि सरलतम रूप में विज्ञान को समझना है, एनिमेशन के द्वारा समझना है, तो आप इन क्लासेस को अवश्य देखें। साइंस का आपका प्ले लिस्ट पर आप जाइएगा तो साइंस देखिएगा आप, उसमें आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी। यूएसजी सर द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज को। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है। तो वैदिक साहित्य क्या है, पहले तो आपको यही पता चलना चाहिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग नाम है और अलग अलग जगहों पर इनका उल्लेख है। तो वैदिक साहित्य क्या है, तो वैदिक साहित्य जो वैदिक काल में लिखे गए, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, तो यह ध्यान रखना है आपको याद रखना है। एक तो वेद, क्या याद रखना है, वेद। दूसरे आप ब्राह्मण ग्रंथों को भी देख सकते हैं। तीसरा आप अरण्यक ग्रंथों को देखिए, और चौथा आपका उपनिषद, है ना। ये जो थे आपके प्रमुख वैदिक ग्रंथ थे। तो इनमें मध्य प्रदेश का वर्णन किस रूप में किया गया है, यह ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है दक्षिणापथ एवं रेवोत्तरम, या रेवोत्तर या रेवोत्तरस, है ना। ऐसे कई कई जगहों पर नाम मिले हुए हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं, कहां पर उल्लेखित हैं। तो आपका जो सतपथ ब्राह्मण, क्या नाम है उसका, सतपथ ब्राह्मण, ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें आपका रेवोत्तरम और दक्षिणापथ के रूप में मध्य प्रदेश का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, तो रेवा, रेवा मतलब एक्चुअली रेवा नदी भी कहा गया है यहाँ पर, किसको, नर्मदा नदी को। तो रेवा के उत्तर में स्थित एक्चुअली जो प्रदेश है वह क्या है, रेवोत्तरम है। क्लियर। एक्चुअली यहां पर दक्षिणी क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था, वैदिक काल की जो सीमाएं थी, भौगोलिक सीमाएं, उनको। तो उस संदर्भ में हमारा मध्य प्रदेश जो है वैदिक काल में किस रूप में सामने आता है, दक्षिणापथ और रेवोत्तरम में। अवंती आपका वैदिक काल के बाद का नाम पड़ता है। अवंती एक महाजनपद है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुछ आपको महाजनपदों के नाम देखने को मिलने लगते हैं वैदिक काल के बाद। वैदिक काल भी 2 भागों में बटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल खत्म होता है 600 ईस्वी पूर्व में, यहीं से शुरू होता है आपका महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में आपको अवंती और चेदी के रूप में मध्य प्रदेश दिखता है।
आगे चलकर प्राचीन काल में ही दसार्ण, जो विदिशा के आसपास का क्षेत्र है उसको दसार्ण कहते हैं, यह याद रखना। अनूप क्षेत्र कौन सा है, तो अनूप क्षेत्र आपका निमाड़ का जो रीजन है, आज उसमें 4 जिले आप याद रखते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। ये क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अनूप क्षेत्र कौन सा है आपका, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। इसको आप साधारण अर्थों में निमाड़ कह दीजिए। अनूप देश तो आपने समझ लिया। कारुस प्रदेश कौन सा था आपके मध्य प्रदेश का, तो बघेल खंड का जो रीजन है उसे हम कारुस देश के नाम से जानते थे। तो ये थी जानकारी आपके इस प्रश्न के संबंध में। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न को उठाते हैं। ब्रिटिश कालीन मध्य भारत में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के गठन के पश्चात वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र दक्षिण बुंदेलखंड के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान ये रखना है इसमें कि भाई ये ब्रिटिश कालीन मध्य भारत की बात कर रहा है। ये मध्य भारत आपका जो 1947 के बाद बना, जिसमें इंदौर और आपके ग्वालियर रियासतों को मिलाकर जो मध्य भारत स्टेट बनाया गया था, उसकी बात नहीं कर रहा है ना। तो ब्रिटिश काल में कुछ विभाजन उन्होंने अपने हिसाब से कर रखे थे। तो उसमें क्या था, दक्षिणी बुंदेलखंड के रूप में कौन सा सम्मिलित नहीं था, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है राजगढ़। ठीक, बुंदेलखंड रीजन आप जानते होंगे, कुछ यूपी का रीजन शामिल है उसमें। आप ऐसा मैप में भी देख सकते हैं कहां की बात हम कर रहे हैं, है ना। संक्षिप्त में ऐसा देखिए, ये रीजन जो है, कौन सा रीजन, ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है आपका, बुंदेलखंड का रीजन है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ आपका निवारी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, है ना, सागर का कुछ इलाका, दतिया, ये वाले जो इलाके हैं ये मध्य प्रदेश के हैं और लगभग लगभग आपको दक्षिण में दिखाई दे रहे हैं। तो यही हिस्से क्या थे, दक्षिण में थे। इसके अलावा आपके उत्तर में जो रीजन था, ये यूपी के जो जिले हैं, जैसे कि झांसी है, जैसे कि ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, यहां पर आप जिलों को देखेंगे तो वो उत्तरी बुंदेलखंड के जिले थे। तो अंग्रेजों ने उत्तरी और दक्षिणी बुंदेलखंड के रूप में बांट रखा था। तो यहां पर पन्ना, छतरपुर और दतिया लिखा हुआ है, जो कि आपके किसके, मध्य प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश के जो जिले थे उनको अंग्रेजों ने दक्षिणी बुंदेलखंड के रूप में व्यक्त किया था। उत्तरी बुंदेलखंड आपके यूपी के जिले थे। क्लियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा। ये बन जाना चाहिए था आपसे। चलिए, कठिन प्रश्नों की बात मैंने की थी, इसलिए थोड़ा सा कठिन मैंने प्रयास किया है। शायद आपने इन प्रश्नों को न देखा हो, तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। तो ये है मजेदार प्रश्न। आपने खूब पढ़ा कि वर्तमान विस्तार क्या है, वर्तमान विस्तार क्या है। अब यहां पर आपको क्या देखना है, अविभाजित मध्य प्रदेश देखना है। उत्तर देख लेते हैं, जानकारी मैं आगे दे रहा हूं। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपके मध्य प्रदेश का विस्तार था। याद नहीं होता है सिंपली ऐसे। आइए एक मैप ड्रॉ करते हैं, उसमें अपन समझ लेते हैं। ऐसा कुछ आपका प्रदेश है, ठीक। यहां पर आपको दिख गया मध्य प्रदेश, है ना। किंतु हमको क्या बात करना है, अविभाजित मध्य प्रदेश की। तो नीचे छत्तीसगढ़ को भी लेना है ऐसे बगल में। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सीमाएं थी, कहां थी, 17 डिग्री 46 मिनट। कहां से, 17 डिग्री 46 मिनट। ध्यान रखना, उत्तरी जरूर लगा देना, उत्तरी का मतलब उत्तरी गोलार्ध से है। तो ये दक्षिणी सीमा थी, है ना। यहां पर बात करें तो ये उत्तरी सीमा सेम थी, जो आज है वही उत्तरी सीमा उस टाइम पर भी थी। तो इसका विस्तार 26 डिग्री 30 मिनट तक है। कितना हो गया, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी तक। तत्पश्चात आप पूर्वी सीमा भी देख लीजिए। यहां पर जो आज आप पढ़ते होंगे 74 डिग्री 9 मिनट से देशांतरी विस्तार की शुरुआत, खत्म कहां होगा, तो आपने नॉर्मली तो यहां पर दूसरा डेटा देखा है, हमको बात करना अविभाजित की। तो इसमें डेटा याद रखना होगा आपको 84 डिग्री 51 मिनट, 51 मिनट। तो यह विस्तार कब का है, अविभाजित, जब छत्तीसगढ़ हमसे लगा हुआ था। इसी के साथ साथ हम अपने आज के मध्य प्रदेश की स्थिति को भी देख लेते हैं, बार बार देखना है ताकि याद हो जाए। तो देशांतरी विस्तार पहले यदि देखें तो 74 डिग्री 9 मिनट में तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। हमसे अलग क्या हुआ है, छत्तीसगढ़।
और हमें आज की पूर्वी सीमा पता है क्या है, सिंगरौली है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस चीज को, क्या याद रखना है आपको, 82 डिग्री 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट जो है ये आज का विस्तार है। देशांतरी विस्तार की मैं बात कर रहा हूं, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक देशांतरी विस्तार। अपन बात करें अक्षांशी विस्तार की, तो नीचे का हिस्सा कट गया। हमारे मध्य प्रदेश का दक्षिणी बिंदु जो है वो है बुरहानपुर, और यहां से शुरुआत माने तो 21 डिग्री और 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से आपका सेम यही 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी तक का जो विस्तार है वह है आपके आज का विस्तार है। क्लियर? तो हमने अविभाजित रूप में भी देखा मध्य प्रदेश को, और अविभाजित रूप में, अविभाजित के साथ साथ हमने विभाजित यानी कि जो हमसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके साथ भी हमने देख लिया। कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे ही देता हूं, आगे कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे वो इजीली आपसे बन जाएंगे। यहां पर उत्तरी जिला कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का, तो ये आज भी, और अविभाजित रूप में भी कौन था, मुरैना याद रखना है। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो तत्कालीन यानी कि 2000 के पहले की बात करें तो कौन था उत्तरी बिंदु, सुकमा जिला है, एक नक्सलवादी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दक्षिणी बिंदु हुआ करता था। पूर्वी बिंदु की बात करें हम तो आज आप जानते हैं अलीराजपुर है, क्या है, अलीराजपुर। लेकिन तब के समय पर यह अलीराजपुर नहीं था, क्या था, झाबुआ। तो झाबुआ याद रखना अविभाजित के रूप में, और छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात अलीराजपुर आपको याद रखना है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा में पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो जसपुर नाम का एक जिला है, यह था, जसपुर नाम का जिला था उस टाइम पे, आज भी है, जिला नहीं हट गया है। और आज हमारा वर्तमान स्थिति में पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली, क्या है, सिंगरौली। तो ये प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा जानकारी थी। लंबाई भी आप साथ में ही याद कर लीजिए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना, मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कब की बात कर लें, पहले अविभाजित की बात करें तो 996 किलोमीटर थी। एक्चुअली 996 नहीं, इसको हमें याद रखना है 1127 किलोमीटर थी। कितनी थी, 1127 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वो अविभाजित रूप में अधिक थी, यह ध्यान रखना है। कितनी थी, 1127। आज आपको पता है कितनी है, 605 है। आज कितनी है, 605 किलोमीटर है, राइट। पूर्वी की बात करें, पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश का कितना विस्तार है, तो तब के समय पर यह विस्तार जो था वो 996 किलोमीटर था, और आज का विस्तार आपको पता है थोड़ा सा अंतर आ गया है, बस 870 किलोमीटर। कितना अंतर आ गया है, थोड़ा सा ही चेंजेस हुए हैं, 870 किलोमीटर। तो ये लंबाई भी आपको याद रखना है। आज कितना लंबा है मध्य प्रदेश, तो उत्तर से दक्षिण हमारा मध्य प्रदेश 605 किलोमीटर यानी कि कम लंबा है, और पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक लंबा है, 870 किलोमीटर। लेकिन पहले क्या था, पूर्व से पश्चिम कम लंबा था 996 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा था 1127 किलोमीटर। ये सामान्य सी जानकारी थी प्यारे बच्चों। आइए अब प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो कई सारे प्रश्न आपको अब बन जाएंगे इस डेटा को याद रखते हुए। ध्यान रखिएगा, फिर वो चीज क्या हो जाएगी, आपकी रिकॉल हो जाएगी एक प्रकार से। तो यहां पर इसका सही उत्तर आपने जाना 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, एवं देशांतरी विस्तार में 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी। ठीक, ये पूर्वी और उत्तरी बहुत ध्यान रखना है। हमारा भारत के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश ही पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम ये उत्तरी और पूर्वी लगा रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन काल में बरार प्रांत के अंतर्गत दक्षिण बरार प्रांत का मुख्यालय वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित था। तो वही अंग्रेजों के काल में चलना है हमको। अंग्रेजों के काल में जो बरार प्रांत था, कौन सा प्रांत था, बरार। बरार कौन सा रीजन है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ये आज का मैं मैप बना रहा हूं, लेकिन तब अलग स्थितियां थी। आपने मेरा यदि पुराना लेक्चर देखा हो, मैंने जो डिटेल वीडियोस बनाए थे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, तो उसमें ये सब मैंने समझा रखा है ऑलरेडी। तो आप देखिएगा कि बरार वगैरह कहाँ पर है ना। तो ये जो रीजन था ये क्या था, वास्तव में बरार था। ये कब का बरार था, ये बाद का बरार है, आज का बरार आप कह सकते हैं, है ना। वर्तमान में भी बरार क्षेत्र है, याद रखना। पर उस टाइम पे बड़ा रीजन था थोड़ा बरार का, विदर्भ वगैरह उसके अंतर्गत आ जाते थे।
मूलतः जो बरार क्षेत्र था वो किसके अंतर्गत आता था? तो मराठों के अंतर्गत आता था, मराठा संघ के अंतर्गत आता था या कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता था, है ना। बाद में क्या हुआ, अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा शक्ति को कमजोर किया, युद्ध वगैरह लड़े। मराठाओं को हराने के लिए उन्होंने आपके जो हैदराबाद के निजाम वगैरह थे, जो शासक थे वहां के, निजाम कहते थे उनको, उन निजामों से सहायता प्राप्त की और निजाम के साथ ये जो बरार वगैरह का रीजन है वो जीत लिया आपके मराठों से, और हैदराबाद रियासत जो थी उसमें शामिल कर दिया, है ना। कुछ शर्तों के साथ उन्होंने निजाम को ये क्षेत्र दे दिया। बाद में मैंने आपको जैसा बताया था कि 1936 में 1936 में जो इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस राज्य बनाया था, फिर उसका ये भाग बना लेते हैं, हैदराबाद से वापस ये अपना क्षेत्र ले लेते हैं, जो भी शर्तें थी वापस से कुछ शर्तों के साथ ये वापस ले लेते हैं। क्लियर? तो इस तरह से बरार का हिस्ट्री है। इसको भी इन्होंने उत्तरी और दक्षिणी के रूप में विभाजित कर रखा था। हालांकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा कि उत्तरी दक्षिणी कैसे है, लेकिन फिर भी अब वो पुराना मैप मिला नहीं मुझे। जो उत्तरी सीमा थी, जो हमसे पूछा गया है कि जो दक्षिणी बरार प्रांत का मुख्यालय, एक्चुअली दक्षिणी सीमा पूछी गई है आपसे, तो इसका जो मुख्यालय है वो क्या था, बालाघाट था। क्या था? बालाघाट। तो ध्यान रखना है, बालाघाट उत्तरी सीमा, तो आपको अब ध्यान में दक्षिणी सीमा, बालाघाट क्या है, दक्षिणी सीमा, तो आपको अब ध्यान में आएगा कि भाई उत्तरी क्या था। तो उत्तरी में याद रखना महाराष्ट्र का एक जिला है, कौन सा, बुल्ढाना। कौन सा जिला है? बुल्ढाना या बुल्ढाना आप कह सकते हैं। ये जिला था, पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था, सीपीएम बरार का, बाद में ये आज महाराष्ट्र का भाग बन चुका है। चलिए, तो ये आपका उत्तर सही क्या हो गया, बालाघाट जिला। अगले प्रश्न पर चलें तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों में मध्य प्रदेश के गठन के लिए किस भाषा को आधार बनाया गया था? बहुत सरल प्रश्न है। हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? तो हिंदी बोली जाती है। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, फजल अली आयोग का, या फजल अली या कि राज्य पुनर्गठन आयोग का, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो उन्होंने कुछ अनुशंसाएं की थी और सभी राज्यों के दृष्टिकोण से, जैसे केरल है तो उसको मलयालम भाषा के दृष्टिकोण से गठित कर दिया, कर्नाटक है तो वहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है, आपका महाराष्ट्र है मराठी भाषा के लिए, गुजरात है गुजराती भाषा के लिए, तमिलों के लिए तमिलनाडु, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश था। तो इस प्रकार से जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उसमें मध्य प्रदेश का किस भाषा के आधार पर किया गया? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। तो राज्य सरकार ने आपका, या कि उस आयोग ने अनुशंसा किस आधार पर की? हिंदी के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका हिंदी। ये बन जाता आपसे वैसे भी आसानी से, ये थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चन का। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व अर्थात 30 अक्टूबर 1956, गठन के पूर्व मतलब 2 दिन पहले की बात है ये, है ना। 1 नवंबर 1956 को आपका प्रदेश गठित हुआ और उसके 2 दिन पहले क्या स्थिति थी? 30 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश के क्रमशः किन 3 जिलों का गठन किया गया था? तो गठन के पूर्व ही कुछ जिले बन गए थे तुरंत, उनके नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसका नाम जो है आपका ये दमोह, सिवनी और नरसिंहपुर है। क्या है इसका सही उत्तर? दमोह, सिवनी और नरसिंहपुर, ये आपके प्रदेश के पुनर्गठन के 2 दिन पहले गठित हुए जिले थे। क्लियर? तो ये हिस्सा आपका जो दमोह था वो सागर का हिस्सा हुआ करता था, सिवनी जो था वो छिंदवाड़ा का हिस्सा हुआ करता था, नरसिंहपुर जो था वो किसका हिस्सा था? होशंगाबाद का हिस्सा था। उनको अलग करके क्या कर दिया गया था? नए जिले बना दिए गए थे और फिर बाद में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और 43 जिलों के रूप में हमारा मध्य प्रदेश सामने आता है। 43 जिलों के साथ है एक्चुअली हमको दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अविभाजित मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना था? तो ये अभी मैंने आपको समझाया है, अविभाजित मध्य प्रदेश का क्या विस्तार था। तो आपको पहले ही ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपने लगा दिया होगा। ध्यान रखना है, क्रमशः देख लेना, पहले पूर्व से पश्चिम आपसे पूछ रहा है और तत्पश्चात उत्तर से दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम मैंने आपको क्या सिखाया है? 996 पूर्व से पश्चिम था और 1127 किलोमीटर क्या था? उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो ये बताना था वहां पर, लेकिन कोई बात नहीं, वापस से देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व हमारे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वह 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब कितना है? इसमें से आपको छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल क्या कर देना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 308 और 252, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से
1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में गया और शेष जो बचा वो 308,252 यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आज हमारे पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4,43,446 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो सीपी एवं बरार आपने पढ़ा है, लेक्चर मुझसे लिया होगा, बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं मुझको। तो इसमें आपका सही आंसर देखो, दो स्थितियां हैं एक्चुअली, याद रखना। यहां तो हमसे सिंपली पूछा जा रहा है मध्य प्रांत एवं बरार, जिसे हम सीपी एवं बरार कह रहे थे, आपको याद हो, पढ़ा होगा आपने। सीपी एंड बरार एक प्रांत बना हमारा कब? 1947 में ही बन गया, क्योंकि ये सीधे अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेजों ने जब सत्ता सौंपी तो ये राज्य सीधे सीधे भारत संघ के अंतर्गत मिला लिया गया, राइट। तो अब भारत संघ के अंतर्गत मिला लिया गया, तो इसके मुख्यमंत्री कौन बनाए? हमारे आजाद भारत में कौन बने मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर रविशंकर शुक्ल है। तो एक तो जो सामान्य समझ में आता है ये उत्तर, इसका उत्तर क्या है? रविशंकर शुक्ल हो गया। किंतु एक स्थिति और है, कभी विशेष, हालांकि वो समझ में आएगा प्रश्न जब आपसे उस संदर्भ में पूछा जाएगा। यहां पर चुनाव जो हुए थे ना, 1937 में चुनाव हुए थे इस प्रांत में प्रॉपर तरीके से। बहुत समय बाद अंग्रेजों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली और 1937 में क्या हुए? चुनाव हुए। ध्यान रखना इस घटना को, है ना। आगे भी कई प्रश्न है यहां से। 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन बने थे उस टाइम पे? 1937 में कौन मुख्यमंत्री बना था? तो एलपी खरे साहब क्या बन गए थे? आपके मुख्यमंत्री बने थे। 4 जुलाई 1937 की मैं बात कर रहा हूं, ये बन गए थे। 29 जुलाई, एक महीना भी पूरा नहीं कर पाए और इन्होंने कुछ कारणों से क्या दे दिया था? इस्तीफा। और उसके पश्चात फिर पंडित रविशंकर शुक्ल आपके मुख्यमंत्री बने। 1939 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1939 सितंबर 1939 में प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू हो जाता है। और विश्व युद्ध पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया था? भारतीयों को या भारतीय सैनिकों को भारतीयों की भावनाओं को जाने बिना कि हम शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, यानी बड़े बड़े लोगों से बात करनी थी। जो वहां की प्रमुख पार्टी थी जो कि देश का नेतृत्व कर रही थी, कांग्रेस, उससे कोई बात नहीं, सीधे घोषणाएं कर दी कि जो भारतीय सेना है वो, इंडियन जो आर्मी थी उस टाइम पे, वो लड़ेगी किससे? सीधे विश्व युद्ध में कूदेगी। तो इससे नाराज होकर कांग्रेस पार्टी ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तत्पश्चात 1945 में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं आपके वापस से। उसमें वापस से कांग्रेस सरकार बहुमत से विजयी होती है और वहां पर फिर से आपके रविशंकर शुक्ल जी जो है तो आपके चुनाव जीतकर या के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। तो पहले आप नॉर्मल, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे अपन देखें तो सीपी एवं बरार के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हैं। सामान्य संदर्भ में यही उत्तर माना जाएगा। विशेष दशाओं में यदि पूछा जाए तो एलपी खरे भी हो सकते हैं, लेकिन वहां इंडिकेट करेगा आपसे क्वेश्चन में कि कब की बात हम कर रहे हैं, 1937 की बात कर रहे हैं। तो ये कहानी थी संक्षिप्त में। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश आप देखेंगे, ठीक, अविभाजित बना लेते हैं, छत्तीसगढ़ को ले लेते हैं। आज आप अपने सामने नक्शा रख लिया कीजिए थोड़ा सा, मध्य प्रदेश का तो कम से कम, इंडिया का हो तो बहुत अच्छी बात है। आप यहां देखेंगे कि यूपी से तो सीमाएं बन ही रही हैं यहाँ पर, है ना, सोनभद्र वगैरह जिले हैं। यहाँ पर आपकी सीमा झारखंड से मिलती है। किससे मिलती है? झारखंड से। लेकिन तब झारखंड नहीं था जब 2000 की बात हम कर रहे हैं, तो झारखंड का गठन नहीं हो पाया था, है ना। तो झारखंड नहीं बना था तो उस टाइम पे बिहार राज्य था। तो इधर पे तो यूपी है ही, एक राज्य हो गया। दूसरा यहां पर आपका राजस्थान हो गया। तीसरा यहां पर आपका गुजरात हो गया। नीचे आपका महाराष्ट्र हो गया। तो ये 4 तो आज भी हैं और तब भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। बाद में क्या है आपका चेंजेस हुए। यहां पर जिसकी सीमा आपकी बिहार से लग रही थी, एक यहाँ बिहार था, फिर यहाँ आपकी ओडिशा से सीमाएं लग रही थी और नीचे की तरफ आपके आंध्र प्रदेश से सीमाएं लग रही थी। किससे लग रही थी? आंध्र प्रदेश से। तो इस प्रकार से काउंट कीजिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्य जो थे उनसे हमारे मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती थी। आज कितनी लगती हैं? तो ये सब राज्य अब किससे लग रहे थे? छत्तीसगढ़ से। और हमसे अब लगने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो आज वर्तमान में 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 7। अविभाजित मध्य प्रदेश में जो सीमाएं लग रही थी वो 7 राज्यों की लग रही थी।
अगले प्रश्न पर चलें तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आपको ये बहुत सरल है, पिछली क्लास भी आपने देखी हो मेरी, तो उसमें भी यह प्रश्न शामिल था, लेकिन कुछ तथ्य नहीं दे पाया था मैं, तो आज दे देता हूं, अब दे देता हूं। 1956 को हमारा मध्य प्रदेश गठित हुआ 1 नवंबर को। 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो इस तिथि को हम किस रूप में मनाते हैं? पहली बात तो यह याद रखिए, स्थापना दिवस के रूप में। किस रूप में? स्थापना दिवस के रूप में एंजॉय करते हैं या मनाते हैं। दूसरी बात, इसको एक पर्व के रूप में भी हम मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? मध्य पर्व। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पर्व कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर को ही मध्य पर्व हम मनाते हैं। फिर बात करें हम कि 1981 1981 को 1956 में आप 25 जोड़ेंगे तो 1981 को हमने एक आयोजन रखा या कि एक चीज सेलिब्रेट की, जिसे हम सिल्वर जुबली के नाम से जानते हैं। तो स्थापना के 25 वर्ष पश्चात क्या हुआ? 1981 में हमने क्या मनाया? सिल्वर जुबली मनाया। यह पूछा जा सकता है कि हमारी सिल्वर जुबली कब मनाई गई। ध्यान रखना 25 वर्षों में किसी भी चीज की स्थापना के 25 वर्षों पश्चात सिल्वर जुबली मनाई जाती है ना। चांदी से आप जोड़ सकते हैं। 1981 के बाद आप 1981 में 50 और जोड़ दीजिए, सॉरी 25 और जोड़ दीजिए। 1981 में 25 और जोड़ दीजिए तो अगली डेट जो हमको मिलेगी वो सन 2006 मिलेगी। और सन 2006 को हमने जो मनाया वह मनाया गोल्डन जुबली। क्या मनाया हमने? गोल्डन जुबली, स्वर्णिम जयंती आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें अब आपको क्या है, 50 वर्ष में हम क्या मनाते हैं? गोल्डन जुबली या के स्वर्णिम जयंती मनाते हैं। 60 वर्ष में है ना, तो 2016 को 10 वर्ष और जोड़ दीजिए, 50 में 10 और जोड़ा 60 हो गया। तो 60 वर्ष में हम कौन सी जुबली मनाते हैं? हीरक जयंती। क्या मनाते हैं? कुछ शब्द हिंदी से भी लिख दें। हीरक जयंती को आप डायमंड जुबली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायमंड जुबली। और 2016 को हमने क्या मनाई? डायमंड जुबली मनाई। एक और जुबली हमको मनाना है जो आगे की भी याद रख लेना, 2026। ये क्या है? 10 वर्ष और जोड़ दिया तो 25, 50, 60, 70 70 वर्षों में किसी की भी स्थापना के प्लेटिनम जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? प्लेटिनम जयंती या के प्लेटिनम जुबली। तो हम 2026 में क्या मनाने वाले हैं? प्लेटिनम जुबली। हमने हीरक जयंती कब मनाई? तो 2016। तो कंसेप्ट क्या है याद रखना, ईयर्स आपको याद हो जाएंगे तो आपको डेट बताने में परेशानी ही नहीं होगी। 1956 में 25 जोड़िए, 1981 सिल्वर जुबली, उसमें भी 25 जोड़िए, यानी 1956 में 50 जोड़ दीजिए, चाहे 81 में 25 जोड़ दीजिए, तो 2006 आता है जिसमें हमने गोल्डन जुबली मनाई। 2016 में हमने आपका डायमंड जुबली मनाई और उसके अलावा 2026 में हमने प्लैटिनम जुबली मनाई। राइट, तो ये थोड़ा सा तथ्य आपको एक्स्ट्रा याद रखने होंगे। आगे चलते हैं तो 2013 प्रश्न 13, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा 8 संभाग व 43 जिले। जो चीजें रिपीट होंगी वो आपके लिए सकारात्मक ही हैं, आपको चीजें बार बार याद होंगी। जितना आप रिपीट करेंगे चीजों को, जितना आप सुमिरन करेंगे, कहने का मतलब है बार बार पढ़ेंगे, तो उतना ही आपको चीजें या तथ्य याद रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण हुआ है सन 2000 में, है ना। अंतिम निर्धारण का संदर्भ यहाँ पर राज्य के लिए ही लेना है, जिले तो आपके बाद में भी बने, लेकिन अंतिम रूप से कोई राज्य आपसे जो पृथक हुआ है वह सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को कौन सा अलग हुआ है? छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। तो इसका उत्तर 1 नवंबर सन 2000 होगा। अब यहाँ पर जो तथ्य बताने वाले थे वो अविभाजित मध्य प्रदेश के बताए जा सकते हैं, किंतु पीछे ही हमने उनको देख लिया है, कुछ और दे देते हैं आपको। राजनीतिक जानकारियां याद कर लीजिए कि अविभाजित मध्य प्रदेश में क्या जानकारियां हो सकती हैं राजनीतिक। तो आपके मुख्यमंत्री कौन थे, एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो दिग्विजय साहब का नाम आपने सुना होगा, दिग्विजय सिंह साहब, है ना। तो हिंदू आतंकवाद के जो जनक हैं हमारे, वो दिग्विजय सिंह कहलाते हैं। इन्होंने ही ये शब्द गढ़ा है और हिंदुओं को आतंकवादी करार दिया है। चलिए, तो दिग्विजय सिंह जो है वो मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात करें, राज्यपाल हमारे प्रदेश के उस टाइम पे कौन थे? तो हमारे प्रदेश के राज्यपाल थे भाई महावीर। कौन थे?
भाई महावीर, इनको याद रखना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे। छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री आप याद रख सकते हैं, वहां के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो अजीत जोगी थे। कौन थे? अजीत जोगी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा था? तो प्राचीनतम भूखंड है गोंडवाना लैंड आपका। आप लोग यदि भूगोल विषय को पढ़ते हैं तो यह कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर भी संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। ऐसी हमारी पृथ्वी है जिसमें आपको अलग अलग स्थानों पर आज आपको अलग अलग महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, किंतु कार्बोनीफेरस काल एक कालों में कुछ बांटते हैं हम। पृथ्वी के इतिहास को हम कुछ कालों में बांटते हैं, कालखंडों में। अब आप कालखंड न जानिएगा, नाम सुन लीजिएगा। कार्बोनीफेरस काल में क्या थे? ये जो भूखंड थे सारे के सारे हमारे क्या थे? सब एक थे। बाद में क्या हुआ आगे चलकर? इनमें दरार आई, यानी कि ये टूट गए, दो भागों में बट गए। और दो भागों में बटने के बाद ऊपर के हिस्से को हमने क्या कहा? अंगारा लैंड। क्या कहा? अंगारा लैंड। नीचे के हिस्से को हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड। तो नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था, ऊपर वाला अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में कौन से हिस्से शामिल थे? तो आज जो आप महाद्वीप देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ये खंड किसका था? अंगारा लैंड का था। शेष नीचे के सारे भाग आपको जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, इंडिया, ये सब जो दिखाई देते हैं वो सब किसके हिस्से थे? प्रायद्वीपीय भारत के, गोंडवाना लैंड के, आप ऐसा कहिए, है ना। भारत भी हमारा आज जहां मेडागास्कर है वहां पर था, किंतु उसमें क्या हुआ? उत्तर की ओर खिसकाव हुआ और वर्तमान में वह कहीं यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। तो आज दिखने के तौर पर तो वह किस में दिखता है? कि अंगारा लैंड में रहा होगा, लेकिन वास्तव में वह किस भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर? क्यों ये प्रश्न आता है? क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि वो है तो उत्तर की ओर, लगेगा ऐसा आपको कि अंगारा लैंड का भाग है, किंतु वास्तव में वो था कहां पर भारत हमारा? तो भारत हमारा मेडागास्कर के पास गोंडवाना लैंड के रूप में जुड़ा हुआ था। क्लियर? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर किस प्रजाति से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की मछली, राजकीय मछली का वह क्या है? तो वो है महासीर प्रजाति की एक मछली। क्या नाम है उसका? महासीर मछली। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो पहले तो उत्तर देख लीजिए इसका कि किस प्रजाति की है? तो टॉर प्रजाति की है। किस प्रजाति की है? टॉर प्रजाति की है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टॉर प्यूरिटोरा, टॉर प्यूरिटोरा इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। यह मछली सन 2012 से, कब से? सन 2012 से विलुप्त प्राय प्राणी की सूची में है। IUCN जो होता है एक संस्था है, वह क्या जारी करती है? सूची जारी करती है। उसमें विलुप्त प्राय श्रेणी में जो ये मछली है वो शामिल है 2012 से। इसके लिए संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर? बड़वाह में। कहां की गई है? बड़वाह में संरक्षण केंद्र। राइट, ये संरक्षण केंद्र आपके बड़वाह में है। केरवा डैम भोपाल में भी इसको संरक्षण दिया जाता है। सामान्यतः यह कहां पाई जाती है? तो स्वच्छ जल में, नदियों के जल में ये पाई जाती है। नर्मदा नदी का टाइगर भी इसको कहते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी पर ये पाई जाती है। कैसे विलुप्त हो गई? पहले पर्याप्त संख्या थी, चूंकि नर्मदा नदी पर इतने सारे डैम्स बन रहे हैं तो इसकी जो प्रजनन क्षमता है, पानी के रुकने के कारण जो है दिक्कत हो रही है, प्रजनन क्षमता इसकी कम हुई और ये आज विलुप्त प्राय श्रेणी में आपको दिखाई देती है। चलिए, तो ये थी मछली की बात, महासीर मछली। अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है, आपके राजकीय चिन्हों से, प्रतीक चिन्हों से। कब आपका जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो कब आपका अधिनियम आया था, उससे रिलेटेड आपको एक कमेंट करना है। पिछले लेक्चर में मैंने इस संबंध में एक प्रश्न ऐड किया था कि राजकीय प्रतीक चिन्ह अधिनियम जो था हमारा वो कब आया था, तो उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, जिसको पता हो, पिछला लेक्चर देखा हो, कमेंट करके बताइए। जिसका उत्तर सही होगा उसको हार्ट दे देंगे, जिनका गलत होगा तो वो थोड़ा सा दूसरों के कमेंट पढ़ लेंगे। चलिए, तो देखते हैं राजकीय गान क्या है। राजकीय गान का नाम तो आपको पता ही होगा, मेरा मध्य प्रदेश। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, तो किसी भी विशेष कार्यक्रमों के आयोजन में यह गीत जरूर आपने सुना होगा, है ना, मेरा मध्य प्रदेश। तो मेरा मध्य प्रदेश जो है ये आपका राजकीय गान है। किसने लिखा है? यहां पर तात्पर्य क्या है? रचनाकार का। लेखक हैं ये महेश श्रीवास्तव। कौन है? लेखक हैं।
अब लेखक बस से काम नहीं चलने वाला है आपका, इसमें आपको गीतकार का नाम भी याद रखना होगा। किसका नाम याद रखना होगा? गीतकार का। तो गीतकार कौन है आपके? शांतनु मुखर्जी याद रखना है आपको विशेष रूप से। शांतनु मुखर्जी को आप साधारण रूप में शान के रूप में जानते हैं, एक गायक हैं, बड़े प्रसिद्ध गायक हैं, शान नाम है उनका या कि शांतनु मुखर्जी नाम है उनका। ये आपके इसके गीतकार हैं। गीतकार के अलावा आपको संगीतकार का नाम भी याद रखना है। अब गीतकार और संगीतकार में आपको अंतर ना पता हो तो पता कर लीजिएगा। म्यूजिक देना जिसे कहते हैं आप, म्यूजिक किसने दिया है ना? तो जैसे हिमेश रेशमिया पहले म्यूजिक देने वाले थे, है ना, संगीतकार थे, और बाद में वो क्या बन गए? गीतकार बन गए। तो संगीतकार हैं आपके सुनील झा। कौन है? सुनील झा। मजेदार बात है ये कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किसी भी प्रकार के राजकीय गान की घोषणा की है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कब की है, तो एक तथ्य और याद रखना है, 2010 में। कब बना है ये हमारा जो मेरा मध्य प्रदेश राजकीय गान है, वो किस डेट को बनाया गया है? तो 2010 में। ध्यान रखना है, पीछे हमने महासीर मछली भी पढ़ी थी, तो इस महासीर मछली की भी डेट याद रखना है। ये गान के बाद ही, एक वर्ष बाद ही 2011 में आपके राजकीय मछली की घोषणा की गई थी। ध्यान रहेगा, गान की घोषणा पहले की गई थी 2010 में और 2011 में राजकीय मछली की। तो डेट्स भी याद रखिएगा, आपके स्तर के ये प्रश्न है, बहुत काम के हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा किसको घोषित किया गया है? तो ये तो पता है आपको, लेकिन जानकारी कुछ एक्स्ट्रा। हिंदी है आपके प्रदेश की राजकीय भाषा, है ना? क्या है? हिंदी है। हिंदी बस आपको ये याद रखना है कि किस भाग में है, तो संविधान के भाग 17 में। किसमें है? संविधान के भाग 17 में। राज्यों द्वारा जो राजकीय भाषा की घोषणा की जाती है वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आप इसके संबंध में एक आर्टिकल या अनुच्छेद भी याद रखिएगा, उसका नाम है अनुच्छेद 345। क्या नाम है? अनुच्छेद 345। तो ये संविधान की बात थी। हिंदी भाषा हमारे प्रदेश की राजकीय भाषा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में, मतलब प्रदेश जो है तो हमारा, उसकी सीमाएं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्या है? भौतिक रूप से याद रखना है ना, क्या पूछा जा रहा है। तो अब इसमें आप देखिएगा, चंबल लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको पता होगा कि चंबल नदी हमारी क्या है? यहां पर बहती है आपकी चंबल नदी। तो लगभग उत्तरी सीमा आप कह सकते हैं कि चंबल नदी बनाती है, ये उत्तर सही है। दूसरी बात, ताप्ती नदी की बात की जा रही है, तो बैतूल से यहां पर आपके ताप्ती नदी भी निकलती है। इसको भी आप सही मान सकते हैं कि भाई दक्षिणी सीमा कहीं ना कहीं ताप्ती नदी द्वारा निर्धारित होती है। मैकल क्या है? तो मैकल एक पर्वत श्रेणी है जो कि सतपुड़ा रेंज का क्या है? एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं पूर्वी या के दक्षिण पूर्वी अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में यहां अमरकंटक तक फैला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो पूर्वी सीमा भी कहीं ना कहीं मैकल द्वारा निर्धारित है, इस हेतु यह उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। तो ये जो भौतिक चीजें हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे प्रदेश की सीमाएं निर्धारित होती हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलें। तो मध्य प्रदेश अपनी भौतिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिक स्थिति कहाँ है उसकी, उसके कारण हम उसको क्या कहते हैं, यह पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, हृदय प्रदेश। क्या नाम है मध्य प्रदेश का? हृदय प्रदेश। तो भारत का दिल, हृदय मतलब क्या होता है? दिल। जो अभी कुछ लोगों का जुड़ा होगा और कुछ लोगों का टूटा होगा, है ना? क्यों टूटा होगा, क्यों जुड़ा होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? तो कुछ दिन पहले आपके कुछ त्योहार चल रहे थे। पहले तो कुछ एक दिन का उत्सव हुआ करता था यह, किंतु वर्तमान में यह साप्ताहिक हो चुका है, वीकली मनाया जाता है। ये एक एक दिवस निर्धारित है सभी सप्ताह के लिए, या कि एक सप्ताह में सभी दिनों के लिए एक एक दिवस निर्धारित है। और कुछ लोगों का दिल टूटता है और कुछ का जुड़ता है, कुछ का चूरा हो जाता है, कुछ का थोड़ा बड़े टुकड़े रहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का दिल कहते हैं हम मध्य प्रदेश को। ठीक, तो बहुत अच्छी चीज है दिल जुड़ना, है ना? टूटने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि अच्छी चीज है, जुड़ना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ऐतिहासिक काल से जो श्रृंगार रस है हमारा, वो सबसे प्रिय रस है। बहुत सारे लेख या साहित्य इसी पर लिखे गए हैं। भारत का दिल यानी कि हृदय प्रदेश कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। इसके साथ साथ आपको कुछ और नाम बता देते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का
मायका। अब मायका क्यों कहते हैं आपको पता होना चाहिए। मायका जो होता है किसी की उत्पत्ति का वो स्थान है, मतलब महिलाएं जहां पैदा होती उसे ही मायका कहते हैं, और फिर ससुराल चली जाती हैं दूसरे घर या आगे चलकर कहीं मिल जाती हैं। तो मायका मतलब जहां से नदियों की उत्पत्ति हो। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियों की उत्पत्ति होती है, किंतु ज्यादातर उनमें से कहां किसी दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। बहुत कम नदियां हैं जो सीधे जाकर महासागर या किसी झील में जाकर गिर पाती हैं। तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश है। साथ में ही हाल ही में अभी आप इसको चीता स्टेट के रूप में जान सकते हैं। इसके अलावा आप इसे 2018 से या 19 में आंकड़े आए थे तो तेंदुआ स्टेट के रूप में भी जान सकते हैं। वापस से 2010 के बाद हमको इसको बाघ राज्य भी कहने का मौका मिला। बाघ राज्य है ना, टाइगर स्टेट जिसे आप कह सकते हैं। सोयाबीन भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा होता है, तो सोयाबीन स्टेट का भी दर्जा प्राप्त हुआ है इसको। इस प्रकार से बहुत सारे उपनाम हैं आपके प्रदेश के, इनको आपको याद रखना होगा। चलिए, तो भारत के दिल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आप अपने दिल के साथ आगे बढ़िए। प्रश्न 21 है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, आपको पता होगा कौन कौन से। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 जो राज्य हैं आपके, इनसे प्रदेश की सीमा बनती है। इसमें से आपसे पूछा क्या जा रहा है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि आपसे सिंपली पूछा गया कि प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस जिले से मिलती है, मतलब भौतिक रूप से ये पूछ रहा है। 2 अर्थों में ये बात पूछी जा सकती है। एक तो सीधे की सर्वाधिक सीमा किससे बनती है, जिसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अरे उत्तर हमारा गायब हो गया, लीजिए लिख देते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान जो है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो राजस्थान से बनती है। कितनी लंबी बनती है, तो 1600 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं ना। 1600 किलोमीटर इतनी लंबी किसी राज्य से नहीं बनती है। फिर एक संदर्भ में क्या पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जिले किससे मिलते हैं, आपके मध्य प्रदेश के सबसे अधिक किस राज्य से जिले मिलते हैं, तो यूपी है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जिले हमारे प्रदेश के से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से। सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो राजस्थान के साथ साथ आप याद रखना गुजरात। क्या याद रखोगे, गुजरात। तो सबसे छोटी सीमा भौगोलिक रूप से या लंबाई की दृष्टिकोण से भी सबसे छोटी सीमा जो है गुजरात की है, और जिलों के दृष्टिकोण से भी गुजरात की ही सीमा है ना। यूपी से आप 13 जिले याद रखिएगा सबसे अधिक, गुजरात से केवल 2 ही जिले आपके मिलते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक, झाबुआ और अलीराजपुर। आगे बढ़ें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है। मतलब भारत का केंद्र बिंदु, सिंपल भाषा में आपने जो याद किया होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। तो इसका सही उत्तर करौंदी है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखें यदि, तो उसका केंद्र बिंदु क्या है, एक गांव है करौंदी। कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण बात है, कटनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, कटनी में स्थित है। तो कटनी जिले के एक करौंदी गांव को हम क्या मानते हैं, भौगोलिक केंद्र का केंद्र बिंदु भारत के, है ना, ये याद रखना है। कुछ जांच हुई थी या कि कुछ पड़ताल करने की कोशिश की गई थी, तो एक नाम याद रखना है आपको, राम मनोहर लोहिया। क्या नाम याद रखना है, राम मनोहर लोहिया। आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में निश्चित ही सुना होगा। तो राम मनोहर लोहिया साहब के नेतृत्व में या इनके ही प्रयासों से जो है तो जबलपुर की इंजीनियरिंग टीम, यानी कि जबलपुर इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की जो है तो एक टीम थी, उसने क्या किया, एक्चुअली उस टाइम पे विश्वविद्यालय नहीं था, वो कॉलेज था, महाविद्यालय था। तो उसके कुछ सदस्य थे, उन्होंने कुछ इस संबंध में जांच पड़ताल की और कटनी जिले के जो करौंदी था उसको भारत का केंद्र बिंदु बताया। उस टाइम पे ये जबलपुर में था, वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कहाँ है, तो कटनी में है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था। तो मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ। प्रदेश में क्या क्या हिस्से हैं, तो पहले तो वो याद कर लीजिए। तो सीपी एवं बरार आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश का हिस्सा था। मध्य भारत, जिसे आप ग्वालियर और होलकर या कि सिंधिया शासकों की जो भूमि थी ग्वालियर और इंदौर वाली, तो वो मध्य भारत था। विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला रीजन और भोपाल स्टेट, ये 4 भागों में हमारा प्रदेश बटा हुआ था। तो अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले अंग्रेजों का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर है 11 दिसंबर 1953। क्या सही आंसर है, 11 दिसंबर 1953। अंडरलाइन हो गया है, कलर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। 11 दिसंबर 1853 को क्या हुआ था, आपके दक्षिणवर्ती क्षेत्र यानी कि जो आपका
नागपुर का इलाका था, है ना। नागपुर में शासन किसका था, तो भोसले शासकों का शासन था। उसके अंतिम शासक रघुजी तृतीय थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के पश्चात यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। तो ये सबसे पहली डेट है जहां से इन्होंने क्या किया, आपके इस पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखना एक और डेट है, आपने मेरे लेक्चर देखे हो तो ये सब कहानी मैंने सुना रखी है। 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों ने मृत्यु के पश्चात उसको अपने आधिपत्य में ले लिया। उसको जो है तो प्रॉपर तरीके से आधिपत्य में लेने का कार्य कब हुआ, 13 मार्च 1854 को। शुरुआत यहीं से हो गई थी, यहीं से उनके अधीन आ गया था, तो यही डेट हमको याद रखना है, 13 मार्च 1854 को फिर वो प्रॉपर तरीके से अपना क्या बनाते हैं, मतलब ऑफिशियल कह सकते हैं आप, औपचारिक तरीके से उसको अपने क्षेत्र में लेते हैं। और एक डेट है आपकी 1861, कब की, 1861, 2 नवंबर 1861 की डेट है, जिसमें जो अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं, इसको एक प्रांत बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 2 नवंबर 1861 को एक प्रांत के रूप में, जिसका नाम होता है सेंट्रल प्रोविंस। क्या नाम होता है, सेंट्रल प्रोविंस। ध्यान रखना अभी इसमें बरार नहीं जुड़ा है, बरार 1936 में जुड़ेगा, तब इसका नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। चलो, तो ये एक साथ हमने 2 तीर मार लिए, 2 निशाने साध लिए। एक तो हमको पता चला कि ब्रिटिश शासन का आधिपत्य कहां से शुरू हुआ, तो 11 दिसंबर 1853 से, और राज्य के रूप में हमारा सीपी एवं बरार कब आया था अस्तित्व में, तो 2 नवंबर 1861 को। 2 प्रश्न हो गए। यहां पर प्रश्न क्या था, स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया। सेंट्रल प्रोविंस बस लिखा है, ध्यान रखना, बरार नहीं लिखा है, बरार क्योंकि बाद में शामिल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था, तो 1947 में, अभी तो मैंने बता दी कहानी सुनाते सुनाते, 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग थे, तो वो भाग थे आपका सीपी एवं बरार, दूसरा था मध्य भारत, तीसरा था विंध्य प्रदेश, चौथा था भोपाल स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया था 1947 में। स्वतंत्रता के बाद जो पार्ट्स थे, एक्चुअली वो कहने का मतलब है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था, ठीक है, मान लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र कब दिया, है ना। तो अभी अभी तो मैंने कुछ समय पहले या कुछ पहले प्रश्न, एक कुछ पीछे कोई प्रश्न आया था, उसमें आपको सुनाया था कि 1937 में तो यहां सरकार बनी थी, है ना। आपके एलपी खरे साहब मुख्यमंत्री बने थे 4 जुलाई 1937 को। 29 जुलाई 1937 को क्या हो जाता है, एलपी खरे साहब ने इस्तीफा दे दिया और बनते मुख्यमंत्री आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। तो मुख्यमंत्रित्व काल में उनके चल रहा था सारा काम। आगे चलकर पता चलता है हमको कि सितंबर 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कब शुरू हुआ, सितंबर 1939 में। विश्व युद्ध बहुत बड़ी घटना है, आपको डेट याद होनी चाहिए। यदि ये डेट याद होती आपको कि 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इन डेट्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे उत्तर में आ जाते 1939 में, क्योंकि बाकी डेट्स क्या थी 1937 की। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, आपके जो है आपके मंत्रिपरिषद ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। तो कब इस्तीफा दिया, आपके ये प्रश्न आपसे यहां से पूछा गया है। बताया था मैंने कुछ कठिन प्रश्न डालूंगा, ये उटपटांग से प्रश्न है और आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो ये डेट है हमारी 23 अक्टूबर 1939। बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती है, क्या करें, आपका लेवल ही ऐसा है तो प्रश्न भी ऐसे शामिल करना पड़ता है, ठीक। तो 23 अक्टूबर 1939 याद रखना। विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो सितंबर 1939 में, और ये इस्तीफा कब दे दिया हमने, अक्टूबर में। सितंबर के बाद ही अक्टूबर आता है, ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न पर चलें। तो केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत, है ना, मतलब इसका मतलब वही है सीपी एवं बरार, जिसे हम कहते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, है ना। तो केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई, तो आगे की कहानी और सुन लीजिए। क्या हुआ, मंत्रिपरिषद ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, विश्व युद्ध चलता रहा। ऐसे ही यहाँ पर आपातकाल की स्थिति में, यानी कि केंद्रीय सरकार जो थी, जैसे आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्थिति, उसी तरह से अंग्रेज सरकार यहाँ शासन चलाती रही। बाद में फिर चुनाव की घोषणा हुई, जब क्या हुआ, विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ है, तो 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ। 45 में युद्ध समाप्ति के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं। एक घटिया सा, बहुत घटिया सा प्रधानमंत्री था आपका चर्चिल। क्या नाम था उसका, चर्चिल। चर्चिल जो था वो आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ना, भारत का मत समझ लेना, भारत का प्रधानमंत्री नहीं था उस टाइम पे। कहाँ का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। बहुत घटिया प्रवृत्ति का है, आप याद रख सकते हो उसके घटियापन से। बीबीसी ने अभी प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है ना। तो उन लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि उस चर्चिल जैसे व्यक्ति ने कितने घटिया काम किए थे। जो भारत में अकाल वगैरह पड़ गए थे 1943 में, इतना भयंकर अकाल पड़ा था आपके कहां पर, आपके देश में। जनसंख्या के आंकड़े पढ़ेंगे तो आप रो देंगे कि जनसंख्या घट जा रही थी, बढ़ने का तो छोड़ो, जनसंख्या देश की घट जा रही थी, वृद्धि दर इतनी कम थी कि क्या कहें।
और उस अकाल की स्थिति में जो खाने पीने की चीजें थी उसको उन्होंने गुप्त रूप से कहां भेजा, युद्ध के लिए भेजा था। लोग मर रहे थे और वो युद्ध के लिए हमारा जो भोजन राशन जिन गरीबों को जाता था वो राशन उन्होंने किसको भेजा था, आपके सैनिकों के लिए भेज दिया था कि युद्ध लड़ो तुम लोग, है ना। तो इतना घटिया व्यक्ति था वो चर्चिल। उसके बाद एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनता है, बहुत अच्छा कैसा था बहुत तो मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा। क्लीमेंट एटली नाम का व्यक्ति जो है वो आपके ब्रिटेन का पीएम बनता है और उसने थोड़ा सा साम्यता रखी या भारत के साथ उसके थोड़ा सा ठीक ठाक मतलब मनोभाव तो उसके अच्छे थे। उसने चुनाव कराने की घोषणाएं की और उसने आजादी देने की भी बात उसी ने कही थी, क्लीमेंट एटली ने ही, है ना। तो उसी वर्ष जो है तो आपके 1945 में जब हम क्या हुए, विश्व युद्ध से बाहर आए और ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई, तो उस वर्ष क्या किया, 1945 में यहां पर सीपी एवं बरार में ही क्या पूरे देश में ही चुनाव होने की घोषणा की गई और 1945 में क्या हुए, चुनाव हुए। तो ये थी संक्षिप्त में कहानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस, है ना, पहला स्वतंत्रता दिवस था। इसके अवसर पर केंद्रीय प्रांत का मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के मुख्यालय नागपुर में ध्वजारोहण किसने किया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कहानी यदि याद होगी तो पता चल जाएगा। 1945 में भी क्या हुआ, जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। कांग्रेस के जो नेता थे वो कौन बने, आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पहले मुख्यमंत्री यहां पर उस चुनाव के बाद भी कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं मुख्यमंत्री। और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो ध्वजारोहण कौन करेगा भाई, मुख्यमंत्री ही तो करेगा किसी स्टेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने ध्वजारोहण की। ये कॉन्सेप्ट, ये कोई ऐसा कोई खास बात नहीं कि ध्वजारोहण किसने किया। आप सोचो कि कैसा ये उटपटांग सा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको कहानी याद है तो आपको ये उत्तर बन जाएगा आसानी से, ठीक। द्वारका प्रसाद मिश्र साहब आपके गृह मंत्री थे, ये भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पीछे ही मैंने बता दिया है आपको। इसका सही उत्तर जो होगा वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपके प्रदेश का वर्तमान विस्तार है। वर्तमान विस्तार पूछा गया है आपसे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप यहां पर देख भी सकते हैं, एक छोटा सा मैप है जिसमें आपका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसका विस्तार है। यहां पर पूर्वी तरफ देख लेंगे आप तो 82 डिग्री 48 मिनट, है ना। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा प्रदेश फैला हुआ है। इसके अंदर ही आ जाता है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि हमारे देश की भारतीय मानक समय रेखा है। कौन सी है, हमारे देश की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। तो ये भी हमारे प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे चलें। प्रदेश का वर्तमान कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है यह आपसे पूछा जा रहा है। पीछे भी मैं बता चुका हूं, इजीली आपसे बन जाएगा। कई किताबों में यह डेटा लिखा रहता है ना, लेकिन यह बात क्या है, गलत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में एक 7 वर्ग किलोमीटर का एरिया था, उस पर विवाद चल रहा था, जिस पर हमारे प्रदेश ने विजय प्राप्त की है और वह क्षेत्र हमारा हो चुका है। और वर्तमान का जो आपका क्षेत्रफल है वह है 3,08,352 वर्ग किलोमीटर। 252 है एक्चुअली, ये त्रुटि हो गई है, ठीक है। चलो 252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है भाई, तो 14 जिले। ये तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी बच्चे से यह उत्तर नहीं बनेगा, बन जाएगा आराम से। 14 जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं, नाम आपके लिए ये रखे हुए हैं, एक एक करके देखते जाना, पढ़ते जाना, समझते जाना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 ये जिले रहे आपके, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ध्यान से याद करना है, मैप के सहारे याद करना है, बहुत ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो एक क्या दिक्कत हो जाती है कि सबकी ट्रिक जब हम ढूंढने लगते हैं तो इतनी ट्रिक हो जाती है कि ट्रिक अलग से याद करो, कंटेंट अलग हो जाता है ना। तो बहुत ट्रिक में नहीं पड़ना है, हमको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ईश्वर ने इतनी बड़ी चीज दे रखी है हमको, हम उसका इस्तेमाल करने के लिए क्या ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं भाई हम शॉर्टकट, बहुत विशाल है ये, बहुत ज्यादा है ये, हम उसका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, ठीक। तो यूज कीजिए इसका, जो प्रभु ने दे रखा है मुफ्त में आपको। कुछ लोगों के कम होता है ना, बताऊंगा नहीं मैं किसके कम होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है, यह एक तथ्य हो गया। इसके अलावा एक और तथ्य है,
भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो राजगढ़ आता है, रायसेन आता है, सीहोर आता है, भोपाल खुद आता है और विदिशा आता है। इन सभी जिलों से क्या आपकी कर्क रेखा गुजरती है? तो पांचों जिलों से गुजरती है आपके भोपाल संभाग के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो मानक समय रेखा भी मैंने पीछे ही दिखाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली जिला। बहुत आपसे ये आ जाता होगा आंसर। सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। ये मजेदार प्रश्न है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, भूगोल पढ़ा है तो बनेगा। इसका आंसर जो होगा, सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। कैसे होगा? तो संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना। आपकी एक जीएमटी है, आपकी एक पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा, देशांतर रेखा खींची गई है, 0 डिग्री रेखा कहते हैं। उसी को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या कि उसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कह देते हैं, या उसी को जीएमटी, है ना। जीएमटी का मतलब ग्लोबल मीन टाइम, दुनिया का औसत। मीन मतलब क्या? माध्य। माध्य मतलब क्या? औसत। तो हम समय का निर्धारण किस रेखा को आधार बनाकर करते हैं? 0 डिग्री रेखा को बनाकर करते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, हम यदि पूर्व के देशों की ओर चलें, यहां पर क्या है, यहां से 180 डिग्री तक हमारी रेखाएं होंगी, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर। पश्चिम में भी सेम 180 डिग्री तक डेटा रेखाएं जाएंगी। तो 180 पश्चिम में, 180 पूर्व में, कुल मिलाकर 360 डिग्री रेखाएं हो जाती हैं, है ना, देशांतर रेखाएं, जिनके आधार पर समय बनाया जाता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, हम इसको मध्य प्रदेश को सिंपली ऐसा बना लेते हैं, है ना। अब यहां पर हमारा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी सीमा है वह याद रखो कितनी है? 82 डिग्री 48 मिनट है ना। और पश्चिमी जो देशांतर की सीमा है वह आपने क्या याद की है? 74 डिग्री 9 मिनट, है ना, ये याद कर रखी है। अब इसमें हमको क्या करना है, जब समय निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इनका अंतराल निकालते हैं कि कितने डिग्री पर हम स्थित हैं, कहां पर, कितने डिग्री पर। तो एक 74 है, इसी तरह 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 तक आ जाते हैं। ठीक, तो कितने डिग्री हो रहे हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिग्रियों का अंतराल है। कितने डिग्रियों का? आप घटा भी सकते हैं सीधे, 82 और 74 में, है ना। तो एक सेकंड, ठीक है, हमको 82 डिग्री 30 मिनट यहां लेना है, जो मानक समय रेखा है आप उसी को ले लीजिए, या 82 डिग्री राउंड फिगर में याद रखिए, है ना। तो 82 डिग्री तक तो हमारा विस्तार है ही, और यहां पर हम कहां से शुरू हो रहे हैं? 74 डिग्री से। तो इसमें राउंड फिगर में मैं डेटा ले रहा हूं, 82 और 74 के बीच में जो डेटा है वह कितना आ रहा है? लगभग 4 और 8, 4, 12। कुछ गड़बड़ हो रहा है, अपना डेटा सही आएगा नहीं। चलो वापस से इसको मैं कर देता हूं आपके लिए। प्रदेश का ही मैप बना लेते हैं अपन, उसमें देख लेते हैं। यहां पर आपको क्या सीधा सीधा ले लेते हैं 82 डिग्री, हालांकि 82 डिग्री 30 मिनट हमारी IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहां पर हमारी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? 74 से होती है। 8 डिग्री का अंतराल आएगा, है ना, 12 नहीं आएगा। 82 और 74 के बीच में यदि हम डिग्रियां देखेंगे कितनी है, तो 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82। इस तरह से आप 74 और 82 को देखेंगे तो कितना अंतराल है? 8 डिग्रियों का। कितना अंतराल है? 8 डिग्रियों का। अब 8 डिग्री का अंतराल है तो समय का कितना अंतराल होगा, यह ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट है, बस आपको यहां याद कर लेना है। जब मैं आपको ज्योग्राफी कभी पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री पर जो समय का अंतर आता है वह पृथ्वी में कितना आता है? 4 मिनट का आता है। कितना आता है? 4 मिनट का। थोड़ा सा गणितीय गणनाएं करनी पड़ेंगी कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, तो 24 घंटे को मिनट्स में चेंज करना और फिर ये डेटा निकालना। आप संक्षिप्त में याद कर लो, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतराल। तो जब 4 मिनट का अंतराल हो रहा है तो इनके बीच में कितनी डिग्रियां हैं? 8 डिग्रियों का अंतराल है। तो सिंपल सा हम गुणा कर देंगे 8 गुणे 4। कितना कर देंगे? 8 गुणे 4, और डेटा आपका आ जाएगा यहां पर 32 राउंड फिगर का है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है हम पॉइंट्स वगैरह काउंट करेंगे 9 और इधर पे आपका 48 वगैरह, तो ये डेटा आपका आधा 2 मिनट और बढ़ जाएगा और 34 आ जाएगा। कितना आता है? एक्यूरेट आंकड़ा जो आता है वो 34 मिनट आता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी बिंदु और मध्य प्रदेश के पश्चिमी बिंदु के बीच में समय का अंतराल कितना है? तो 34 मिनट का है। कितना है? 34 मिनट का।
ये आपको याद रखना चाहिए। 34 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा। तो हमारा जो उत्तर आया है वो कितना आया है, सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले हो जाएगा। सूर्योदय क्यों, क्योंकि सूर्य जो है वो कहां से, आपकी एक्चुअली पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। कहां की तरफ घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। मतलब सूर्य यहां पर पहले उग जाएगा और यहां पर बाद में। जिस प्रकार से सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पहले उगता है और सबसे अंतिम में डूबता कहां है, तो गुजरात में, उसी प्रकार से सिंगरौली में सूर्य आपके पहले उगेगा और आधे घंटे बाद आपके कहां पर, झाबुआ में या के अलीराजपुर में उगेगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। थोड़ा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट था, हम क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा गति भी बढ़ानी है आपकी, इसलिए संक्षिप्त में ये बात मैंने आपको समझाई है। चलो आगे पढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की जो संख्या है वह है 5। और अविभाजित मध्य प्रदेश में सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो अभी पीछे हमने देखा था, उसकी संख्या है 7। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंसेप्ट यहां पर थोड़ा सा देखना है और साथ में डाउट भी क्लियर करना है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब क्या है, सबसे पहली ये बात समझ लो। तो ऐसे जिले जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब क्या हुआ, ऐसे राज्य जो किसी भी जिले से सीमा नहीं बना, किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते। कौन से राज्य, तो यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जो राज्य हमसे सीमा बनाते हैं, उनसे कौन से ऐसे जिले हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं, तो वो जिलों की बात पूछी गई है। सामान्यतः क्या लिखा रहता है प्यारे बच्चों, 18। ये डेटा क्या लिखा रहता है, 18। मैंने यहां पर ये 17 क्यों लिया है डेटा, क्योंकि कंफ्यूजन कहां होता है यह ध्यान रखना है आपको, मंडला में। छत्तीसगढ़ से कई पुस्तकों में यह आपको लिखा मिल जाएगा कि 6 जिले सीमा बनाते हैं, किंतु आपको मैं बता रहा हूं 7 जिले सीमा बनाते हैं। कहां से, ऑफिशियल डेटा क्या है, तो ऑफिशियल डेटा ये है, मंडला जिले की वेबसाइट में जाइएगा आप। मंडला जिला प्रशासन की वेबसाइट में मंडला जिले को जो है तो कबीरधाम जिले से टच हुआ बताया गया है। आप जो नक्शे देखते हैं वो कोई पैमाने पर नहीं होते हैं, मैप नॉट टू स्केल आप हमेशा देखेंगे सभी नक्शों में, कोई भी मैप ऑथेंटिक नहीं रहता है। क्लियर। जो सरकारें जारी कर रही हैं उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो मंडला जिला प्रशासन के अनुसार जो आपका सीमा है वो कहां लगती है, आपके छत्तीसगढ़ से लगाई हुई दिखाई गई है। तो उसके हिसाब से हमको क्या मानना है कि वो मंडला जिला सीमा बना रहा है ना। और आपका इस प्रकार से जो 18 जिले होना चाहिए थे वो कितने हो जाएंगे, 17। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि 17 जिले आपके सीमा क्या है, अंतर्वर्ती जिले हैं। मतलब ये ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। बहुत इजी है, दोनों राज्यों को जो स्पर्श करेगा वह बताना है आपको, है ना। तो यह जिला है आपका झाबुआ, क्योंकि अलीराजपुर जो है वो खाली गुजरात को टच करता है और आपका जो राजस्थान से टच करने वाला जिला है, जैसे मान लो कि ये झाबुआ जिला है, तो यहां पर उत्तर वाला राजस्थान की सीमा और नीचे वाली किसकी सीमा, गुजरात की बन जाती है। तो 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उसमें से एक कौन सा है आपका, झाबुआ है। ठीक इसी प्रकार से मुरैना एक एग्जांपल ले सकते हैं। मुरैना ऐसा जिला है जो आपके यूपी से भी सीमा बनाता है और राजस्थान से भी सीमा साझा करता है। बालाघाट को ले सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है, महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। तो ऐसे कई जिले हैं जो आपकी सीमा बनाते हैं 2-2 राज्यों से। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अलीराजपुर भी ले सकते हैं आप उत्तर में। अलीराजपुर किससे बनाता है, आपके गुजरात से बनाएगा और महाराष्ट्र साइड से भी बनाएगा, राइट। चलो मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। तो अभी हमने देखा था भारत का केंद्र बिंदु, जिसका सही उत्तर था करौंदी गांव और कटनी जिले में स्थित है। यहां पर आपसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछा गया है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसको माना गया है, उज्जैन जिले को माना गया। क्या माना गया है, उज्जैन जिले को। उज्जैन में भी एक विशेष मंदिर है और एक विशेष आपका स्थिति है या स्थान है जिसे हम मंगलनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगलनाथ। तो यही है पृथ्वी का केंद्र बिंदु आपका, क्या, मंगलनाथ। यही मंगल की उत्पत्ति मानी गई है। पौराणिक कथाओं में आप इसकी कहानियां सुन सकते हैं, जान सकते हैं। चलो तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में किसे क्रमशः राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया है। तो ध्यान रखना है, पशु और पक्षी तो आप जानते हैं, यहाँ शब्द एक लगा हुआ है क्रमशः। तो क्रमशः कौन से हैं वो देखना है हमको। तो पहले देखते हैं हम राजकीय पशु। राजकीय पशु हमको मिल गया बारहसिंघा। फिर देखते हैं अपन पक्षी, तो पक्षी मोर तो नहीं है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, बारहसिंघा पुनः मिल गया और दूसरा ऑप्शन मिल गया दूधराज। यही सही उत्तर है हमारा।
तो जो बारहसिंघा और दूधराज हैं ये आपके क्रमशः क्या हैं, राजकीय पशु और पक्षी। बारहसिंघा पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, तो रुसरवस डुआउसेली। याद रखना, बार बार हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रुसरवस डुआउसेली। बारहसिंघा किस प्रजाति का है, तो ध्यान रखना है ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा को हमने क्या किया है, अपना राज्य पशु बनाया है। जैसे कि महासीर मछली जो है उसकी भी खास प्रजाति टॉर प्रजाति जो है उसको हमने अपना राज्य की मछली बना रखा है, उसी प्रकार से इसकी भी एक प्रजाति है ब्रेडरी प्रजाति, उसको बनाए। कहाँ खास तौर पर मिलता है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पर, इसलिए इसको कान्हा का गहना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कान्हा का गहना। आगे चलें, दूधराज की बात कर लेते हैं। दूधराज जो पक्षी है इसको हम शाह बुलबुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तू नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा दूंगा, तो शाह बुलबुल भी इसको कहते हैं, या सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुल्ताना बुलबुल भी इसको कहा जाता है। तो दूधराज पक्षी जो है उसको इन नामों से भी जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वैज्ञानिक नहीं एक्चुअली इसका जो ये अन्य नाम आप कह सकते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका जो दूसरा नाम है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। चलो, तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी दूधराज पक्षी के संबंध में। आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो केंद्रीय प्रांत एवं बरार यानी सीपी एवं बरार की एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। ये प्रश्न मजेदार है, कठिन है थोड़ा सा। भाई हमारा मध्य प्रदेश जब बन रहा था 1947 में, चीजें जब अलग अलग पार्ट्स में चल रही थी, तो सीपी एवं बरार उसमें एक राज्य था। सीपी एवं बरार जो है वहां पर कुछ रियासतें रही होंगी पहले से भी, है ना, जो अंग्रेजों के साथ थी, या कि अंग्रेजों ने उन रियासतों को भी स्वतंत्र रूप से शासन करने का मौका दे रखा रहा होगा। तो उसमें से कितनी रियासतें थी, संख्या में बताता हूं, 15 रियासतें थी। 15 रियासतों में से 14 रियासतें तो आपके छत्तीसगढ़ में है वर्तमान में। एक रियासत थी आपके मध्य प्रदेश में, उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर कि उन 15 में से एक रियासत जो थी उसका नाम क्या है, जो कि आपके सीपी एवं बरार से रिलेटेड थी। तो आज हमारे पास मकड़ाई, कौन सी रियासत, मकड़ाई जो रियासत थी वह आपके मध्य प्रदेश का भाग थी। शेष रियासतें छत्तीसगढ़ में है। ये मकड़ाई रियासत कहाँ किस जिले में स्थित है, तो याद रखना है हरदा। तो इस प्रवृत्ति के प्रश्नों पर आपको फोकस करना होगा। आपने देखा होगा इन प्रश्नों का लेवल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य भारत का गठन कब किया गया, तो ये तो बहुत आसान है, मध्य भारत मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत डिटेल से। इसका सही उत्तर जो होगा वो 28 मई 1948 है। ठीक, तो 28 मई 1948 को एक हमारा राज्य बनता है मध्य भारत। उसको किस पार्ट में शामिल किया गया था, तो वो पार्ट था पार्ट बी। पार्ट ए में कौन शामिल था, तो सीपी एवं बरार। पार्ट सी में कौन सा था, तो विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश को कब शामिल किया गया था हमारे भारत संघ में, तो विंध्य प्रदेश की डेट याद रखना 1 जनवरी 1950। क्या डेट है, 1 जनवरी 1950। एक स्टेट बचता है भोपाल। भोपाल की भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी ही गई है, 1 जून 1949। 1 जून 1949। 49 जो है तो मालवी लोगों के लिए बधाई हो, 49 शब्द के लिए आपको 49 याद रखना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विंध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया, तो ये लेवल है, मैंने बताया था आपको लेवल डालूंगा मैं। तो विंध्य प्रदेश भाई पहले याद रखो किसका पार्ट था, पार्ट सी का। विंध्य प्रदेश की मैंने अभी अभी डेट आपको जो बताई है वह 1 जनवरी 1950 बताई कि ये भारत संघ में कब शामिल हुआ, 1 जनवरी 1950 में। तो इसके पहले का क्या पूछा जा रहा है, विधानसभा का गठन कब किया, और इसमें से 1 जनवरी 1950 की तो डेट ही नहीं दिख रही है। तो भाई साहब क्या था यहां पर, आपको मैंने कहानी सुनाई है अपने लेक्चर में, वापस से सुना देता हूं। विंध्य प्रदेश जो है यहां पर क्या चल रहा था, मंत्रिमंडलीय शासन चल रहा था, यानी कि बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। और पहले जो शासन चल रहा था, बुंदेलखंड का मंत्रिमंडल अलग, बघेलखंड का मंत्रिमंडल अलग। बुंदेलखंड का जो मंत्रिमंडल था उसके जो प्रमुख थे वो कामता प्रसाद सक्सेना थे, और बघेलखंड में कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह। बाद में जो है तो इन दोनों मंत्रिमंडलों को मिलाकर आपका विंध्य प्रदेश बनाया गया और सारा एक मंत्रिमंडल बनाया गया, और उसी के आधार पर 1 जनवरी 1950 को ये हमारा भारत संघ का हिस्सा बना। तो पहले ये भारत संघ का हिस्सा नहीं था, संघ का मतलब एक राज्य के रूप में हिस्सा नहीं था इसका।
तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि अब विंध्य प्रदेश में विधानसभा, मतलब पहले विधानसभा लगती रही होगी क्योंकि मंत्रिमंडल है, बैठकें होती रही होंगी, तो कब से शुरू हुआ ये व्यवस्था? तो 12 मार्च 1948 से ही ये व्यवस्था आ गई थी, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली मैंने आपको बताई। तो विधानसभा तो बन गया था पहले से ही 12 मार्च 1948 को, लेकिन वास्तविक रूप से भारत संघ में शामिल होने का कार्य कब हुआ? तो 1 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब हुआ? अभी अभी डेट मैंने बता दी, बहुत आसान है, 1 जून 1949 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया था? तो भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? यह एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो इनके मुख्यमंत्री इस स्टेट के कौन बने थे भारत संघ में शामिल होने के बाद? शंकर दयाल शर्मा। इन्हीं के प्रयासों से भोपाल जो था, भोपाल रियासत थी, वहां पर आंदोलन वगैरह हुए, तब जाकर वह भारत संघ में शामिल हुआ, क्योंकि भोपाल शामिल नहीं होना चाह रहा था हमसे। तो एक तो ये याद रखना कि भोपाल में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सीपी एवं बरार के मुख्यमंत्री कौन थे आपके? पंडित रविशंकर शुक्ल। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने आपके? तो शंभूनाथ शुक्ल। अभी दो नाम मैंने बताए थे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था वाली, कामता प्रसाद सक्सेना और अवधेश प्रताप सिंह। बाद में जब सब कुछ एक हो गया, चुनाव हो गए आपके भारत में 1952 में, तो 1952 में जो सरकार बनी वहां पर विंध्य प्रदेश में, तो उसके मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल को बनाया गया। यह नाम जरूर याद रखना है। तो अब एक स्टेट और बच रहा है। कौन सा बच रहा है? आपका बच रहा है मध्य भारत। तो वहां पर 5 बार मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। एक नाम आप लीलाधर जोशी का याद रखिएगा, जो 1948 में बने, और एक नाम अंतिम में यानी 1956 में जो मुख्यमंत्री के रूप में थे, तखतमल जैन, उनका आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बार बार रिपीट करना है, एक जैसी जानकारी को एक स्थान पर एकत्र करने का प्रयास करना है। इससे हमें लंबे समय तक जो है तो तथ्य याद रहते हैं। और ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ी बात। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो भोपाल यहां पर क्यों शामिल किया गया है? ये प्रश्न कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत चुलबुले टाइप के होते हैं ना, उनको पहला उत्तर दिखता है, पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी कौन नहीं है, उन्होंने पहला ऑप्शन देखा भोपाल और उत्तर लगा दिया भोपाल। उन्होंने नहीं पढ़ा ही नहीं, समझे? तो इसके लिए ये प्रैक्टिस कराई जा रही है आपकी कि उत्तरों को ध्यान से पढ़ना है। तो भोपाल राजधानी आपके दिमाग में क्या रहता है? भोपाल जिला कब बना? तो 1972 ध्यान रहता है, इसीलिए पहला विकल्प यही डाला गया है, 1972। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। हमको क्या कार्य करना है? आराम से सोचना है, विचारना है, 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, 3 बार विकल्पों को पढ़ना है। तो 1956 में ही राजधानी बन गई थी, हालांकि यह जिला 1972 में बना था। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। मध्य प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को आप भालू स्टेट तो कहते नहीं है, खरगोश स्टेट तो कहते नहीं है, हाथी स्टेट तो कर्नाटक को कहते हैं। तो बचा क्या? बाघ राज्य। पीछे मैंने अभी कई सारे उपनाम आपको बताए हैं, उसमें से एक आपका बाघ राज्य भी था। चलो, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके सबसे निकटस्थ स्थित है? यह मजेदार प्रश्न है। एक बार इसी से मिलता जुलता और प्रश्न आया था। तो प्यारे बच्चों, याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि उत्तर को और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, विकल्पों को और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक बार पूछा गया था कि 82 डिग्री रेखा के सबसे निकटस्थ जिला कौन सा है? यहां पर उसका ऑप्शन थे रीवा, उसके अलावा कुछ जबलपुर, उसके अलावा भोपाल या सागर, ऐसा मान लीजिए। तो ये तो बहुत इजीली समझ में आता है हमको कि क्या उत्तर था इसका, रीवा हो जाएगा सबसे निकट, समझ में आ जाता है। यहां पर प्रश्न उसने चेंज कर दिया था, ये पीएससी के प्रश्न है, दोनों जो चीजें मैं बता रहा हूं ये पीएससी में प्रश्न पूछा गया एज इट इज, है ना, 2019 का शायद मुझे याद आ रहा है जो। तो इसमें क्या हुआ था, 80 डिग्री पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? 80 डिग्री। 2 डिग्री का अंतराल काफी बड़ा हो जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर होता है, तो लगभग 222 या 220-22 के आसपास का जो डेटा है वो आता है। तो 200 किलोमीटर आप ट्रेवल करके पश्चिम की तरफ आएंगे, तब जाकर आपको मिल के आ जाएगा जबलपुर। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? जबलपुर। हालांकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कुछ जिले तो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, पर क्या करें, कुछ प्रश्न आपके उटपटांग से आते ही हैं, तो उसके लिए कोई आपके पास चारा नहीं है, बस लगातार पढ़ते रहिए। जो सरल प्रश्न है उनमें गलती नहीं करना है, कठिन तो किसी से नहीं बनने वाले, ठीक? जिसका तुक्का सही है उसका चल गया, जिसका नहीं है कोई बात नहीं। निम्न में से किन जिलों का गठन 1998 को हुआ था? तो 1998 में 16 जिले आपके बने थे, जिसमें से आपके 7 जिले आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। तो देख लेते हैं, मिलाते हैं। कटनी 1998 में बना था क्या? बना तो था।
उमरिया भी बना था 1998 में, हरदा भी बना था 1998 में, है ना। तो ये तीनों ही जिले क्या बने थे 1998 के। डेट याद कर लीजिए, कल की क्लास में या पिछली क्लास में मैंने बताया है डिस्कस करते टाइम कि एक कटनी जिला था, इसके साथ साथ कौन कौन से जिले बने थे कटनी के, तो श्योपुर, डिंडोरी, बड़वानी और आपका एक बचता है कटनी, है ना। तो ये 4 जिले जो थे वो आपके बनाए गए थे 25 मई 1998 को। अगली डेट आप 30 जून 1998 याद रखिए, और इस तारीख को उमरिया, हरदा और नीमच जिलों का गठन किया गया था। क्लियर। तो ये एक संक्षिप्त में जानकारी थी, उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पर चलें प्यारे बच्चों, बहुत कठिन नहीं दिया मैंने, लास्ट में आपको बहुत डिमोटिवेट करके नहीं छोड़ना है, सकारात्मक लेकर चलना है। मध्य प्रदेश में कुल कितने स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं, नई जानकारी के साथ बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर जो होगा वो 5 आप लगाएंगे। कौन कौन से स्थल शामिल हैं, तो पहला याद रखना, पहले से ही शुरू कर देते हैं। पहले का खजुराहो, सबको पता होगा शामिल है, महत्वपूर्ण ये है कि कब शामिल हुआ था, तो 1986 याद रखना। दूसरा जो स्थल है वह हमारा सांची, क्या था सांची, कब शामिल हुआ था 1989 में, 1989 में। तीसरा स्थल जो है वह हमारा क्या था भीमबेटका, क्या था भीमबेटका, कब शामिल हुआ था 2003 में। चौथा और पांचवा जो स्थल हुआ है वो साथ में हुआ है, एक है आपका ओरछा और एक है आपका ग्वालियर, ठीक। तो ओरछा और ग्वालियर दोनों को ही 2020 में जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर शहर के रूप में, है ना, शहरों की सूची है, सांस्कृतिक एक सूची होती है, उसमें आपके ओरछा और ग्वालियर शहरों को शामिल किया गया है। तो यह तथ्य आपको याद रखना है। ये थी प्यारे बच्चों हमारी क्लास। 50 क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करवाए, 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करवाए। यदि इन दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और उसके सामान्य जानकारी से रिलेटेड कोई भी तथ्य आपका बचता होगा। क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को ही आप सॉल्व कर लें और कहानी मेरी सुनकर याद रखें तो आपका ये कंटेंट पूरा हो जाता है ना। तो चलो ये बात थी, आपके लिए एक काम छोड़ देता हूं मैं, कमेंट करके बताना है यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट जरूर कर देना, बने और चाहे न बने, गलत ही बताना पर बताना जरूर, ये क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं, गलत भी होगा तो। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था, आप इनको जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। तो पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, ये आपको कमेंट करके उत्तर बताना है इसका। तो चलिए, धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स अच्छे होंगे, आप ध्यान लगाकर अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ और इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा आप अपना। बाय बाय, टेक केयर।